सर जी आज आप लोगों का टेस्ट है जो संडे तक जो कराया था। इस क्लास के फौरी बाद वो टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, वो जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। ऑनलाइन वाला आप लोग ऑनलाइन आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आज क्लास के बाद टेस्ट हम ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे, आप मेक श्योर करें प्लीज कि टेस्ट जरूर कीजिए। ईमान तालिब ने कहा आवाज हमारे एंड पे क्लियर है भाई जी, प्लीज आप लोग अपने एंड पे इशू होगा, मैं साथ के साथ चेक कर रहा हूँ आवाज क्लियर है। सर चेंज इन पर्टिकुलर्स, चेंज इन पर्टिकुलर्स। अगर कोई बंदा अपने कवायद तब्दील करवाना चाहता है रजिस्ट्रेशन के अंदर, जो उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें, तो उसे चाहिए कि वो दरखास्त दे दे कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए। 14 दिन के अंदर अंदर पर्टिकुलर्स में तब्दीली आ जाएगी, कर दी जाएगी। यानी इसको ऐसे कहिए कि देयर इज अ चेंज इन द नेम एड्रेस और पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस पर्सन को नोटिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटराइज सिस्टम को 14 दिन ऑफ चेंज के अंदर अंदर। ये चेंज होने के 14 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम में कि जनाब नेम एड्रेस या पर्टिकुलर चेंज हो गया, आप भी चेंज कर दें। सर डिस्ट्रीब्यूटर था, रिटेलर था, होलसेलर था, अब वो क्या बनने जा रहा है? मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है। सर ऐसा बंदा तो पहले रिटेलर था अब मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर की रजिस्ट्रेशन के लिए जो कवायद जरूरी थे वो सारे जमा। सर आपको पता है मैन्युफैक्चरर की रजिस्ट्रेशन के लिए जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लाजमी। ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी है। अगर एक बंदा पहले डिस्ट्रीब्यूटर था और अब मैन्युफैक्चरर बन रहा है और वो कहते हैं जी बस मैं पहले ही रजिस्टर्ड हूँ, मेरे कवायद में थोड़ी सी तब्दीली कर दे, मैं डिस्ट्रीब्यूटर की जगह मैन्युफैक्चरर लिख दे, तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं लिखा जाएगा, पहले उसको जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स भी जमा करवानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आएगा। वो कहता है द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी एज मैन्युफैक्चरर शैल बी allowed on fulfillment of all applicable requirements। सर अगर चेंज जो अप्लाई किया गया था उसकी अप्रूवल हो गई है तो अब रिवाइज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा कंप्यूटराइज सिस्टम से निकला हुआ, which shall be effective from the date the person applied for the change। जिस दिन उसने चेंज के लिए अप्लाई किया था उस डेट से वो इफेक्टिव होगा। कमिश्नर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर और इंक्वायरी करने के बाद और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद मॉडिफिकेशन कर देगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन में। सर चार बातें कही गई, चार बातें कही गई। बात नंबर 1, अगर आपके कोई कवायद में तब्दीली आई है नाम में, एड्रेस में, पर्टिकुलर्स में, तो क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटराइज सिस्टम को विद इन 14 डेज ऑफ सच चेंज, पहली बात। दूसरे नंबर पे द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी एज मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स।
द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी अगर मैन्युफैक्चरर की गई है तो बाकी रिक्वायरमेंट भी मैन्युफैक्चरर वाली पूरी करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे अगर चेंज अप्रूव हो गई है तो रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। चौथे नंबर पे कमिश्नर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर इंक्वायरी होने के बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद कमिश्नर जो टैक्स पेयर को देगा इन राइटिंग ऑर्डर कर देगा और मॉडिफिकेशन कर देगा रजिस्ट्रेशन में जो कही गई। सर ये चेंज इन द पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं, उस एग्जांपल से समझेंगे तो ये आपको याद। कोई स्टूडेंट है और वो स्कैन्स वालों को इंटीमेट करता है कि सर जी मेरा नंबर अब तब्दील हो गया है, मेरे बुक का नंबर तब्दील हो गया है, तो आप भी प्लीज अपने पास रिकॉर्ड में नंबर अपडेट चेंज अपडेट कर लें ताकि जो मैसेज आप लोगों की तरफ से आए वो स्कूल है वो सारा मीटर पहुंचे। तो स्कैन के इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो अपडेशन करनी होगी। ठीक हो गया। आप अप्लाई करेंगे चेंज के 14 दिन के अंदर अंदर और स्कैन जो है फिर अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद आपने जो एनरोलमेंट कराके फॉर्म फिल किया था ना वो अपडेटेड फॉर्म दोबारा से बनाकर उसकी एक कॉपी आपको मिलेगी। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यार बस इस तरह की गेम होती है। इसी तरह यहाँ बस में जाके रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा और ये इफेक्टिव होगा उस दिन से जिस दिन से आपने अप्लाई किया था चेंज के लिए। एक मिसाल अब अगली लीजिए। एक बच्चा है जो 2 सब्जेक्ट वो बकर कैंपस से ले रहा है और एक सब्जेक्ट जो है वो शेषा कैंपस से ले रहा है और उसने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी कराई है। मिसाल के तौर पर उसका नाम है शेख अली इमरान। एक कैंपस में रजिस्ट्रेशन कराई है अली इमरान के नाम से, दूसरे कैंपस में रजिस्ट्रेशन कराई है शेख अली के नाम से। ठीक हो गया। क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। 2 CRM लॉट हुए बिल्कुल ऐसा हो सकता है। स्कैन्स के जो स्कैन्स आईडी है वो भी 2 अलॉट हुए बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा होना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अब होगा क्या, स्कैन्स वाले जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये अली इमरान और शेख अली तो एक ही बंदा है, तो वो उसको कहेंगे कि भाई हम आपकी रजिस्ट्रेशन जो 2 जगहों पे अलग-अलग है हम एक ही जगह पे कर देते हैं। हम 2 अलग-अलग रजिस्ट्रेशन की बजाय आपकी रजिस्ट्रेशन एक ही जगह पे एक ही नाम से कर देते हैं। तो वो एक जगह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दूसरी जगह की रजिस्ट्रेशन रिटेन कर देंगे। एक जगह की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दूसरी जगह की रजिस्ट्रेशन रिटेन कर देंगे और जिस जगह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे वहां पर जो इसके रिकॉर्ड कवायद पड़े होंगे वो शिफ्ट कर देंगे उस जगह पे जहां की रजिस्ट्रेशन उन्होंने रिटेन की। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की वो रखने की इजाजत नहीं होती। अगर रजिस्ट्रेशन मल्टीपल रखी है तो एक जगह से रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जाएगा, दूसरी जगह पे रजिस्ट्रेशन को रिटेन किया जाएगा। जिस जगह से रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जाएगा उस जगह से सारे कवायद उठा के दूसरे आरटीओ में भिजवा देंगे, दूसरे कैंपस में भिजवा देंगे जहां पे रजिस्ट्रेशन को रिटेन किया है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? एक जगह से रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई, वहां के आरटीओ सारे डॉक्यूमेंट दूसरी जगह पर दूसरे आरटीओ के पास भिजवा देगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन रिटेन रह गई है। सर जी बिल्कुल यही वाला सिनेरियो। और जिस जगह पे अब आपकी रजिस्ट्रेशन चले गई है, रिटेन रह गई है,
वहां का कमिश्नर और वहां का आरटीओ आप पे जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगा, ऐसे जैसे आप वहीं पे थी। ठीक हो गया सर। जितने आप मिसाल के तौर पे अबू बकर कैंपस में आपके ड्यूज रहते थे 8,000 रुपए, शेरशाह कैंपस में आपके ड्यूज रहते थे 2,000 रुपया। तो जब अबू बकर कैंपस से शेरशाह कैंपस में ट्रांसफर किया तो आपके ड्यूज भी क्या हो जाएंगे सर, वो भी जमा हो जाएंगे ना, वो भी यहाँ से शिफ्ट किधर हो जाएंगे, उस जगह शिफ्ट हो जाएंगे। सर जी मैं जितनी भी बात की वो कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की थी। एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को रखने की इजाजत है। वो कहता है इफ अ पर्सन होल्ड्स मल्टीपल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ही शैल रिटेन ओनली। तो वो जो दो दो रजिस्ट्रेशन थी उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। एक सरेंडर द रेस्ट, बाकी खत्म हो जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन बाकी रह जाएगी। The board may allow or allocate a person separate registration for manufacturing unit located in different LTU या RTU। सर बोर्ड अलाउ करेगा और एलोकेट करेगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर, अगर दो अलग-अलग यूनिट में दो अलग-अलग जगहों पे दो अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है, दो अलग-अलग जगहों पे दो अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है तो फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकती है। आम रूटीन में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही मल्टीपल है तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकती है। सर अगली बात, द टैक्स लायबिलिटीज, अब कैंसिल कर दी ना एक रजिस्ट्रेशन और एक रजिस्ट्रेशन रह गई। सर एक रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल की उसे कहेंगे कैंसल रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन रह गई उसे कहेंगे रिटेन रजिस्ट्रेशन। जो टैक्स लायबिलिटी कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट थी वो ट्रांसफर कर देगी रिटेन रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। यानी यहां से आपकी रजिस्ट्रेशन जब अबू बकर कैंपस से कैंसिल हो गई तो यहाँ जो 8,000 आपने पे करना था ये भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, शेरशाह कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। और वहां आपने पहले 2,000 पे करना था, यहाँ का 8,000 हो गया, मिलके 10,000 पे आपका पेबल आ गया। टैक्स लायबिलिटी इस तरह से कैंसल रजिस्ट्रेशन से ट्रांसफर हो जाती है रिटेन रजिस्ट्रेशन। और in case of such registration being different LTU or RTO, the commissioner having jurisdiction over the cancelled registration shall ensure that the tax area files are transferred to the LTU or RTO having jurisdiction over the retained registration। वो कहता है जो टैक्स लायबिलिटी थी अगेंस्ट द कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन वो ट्रांसफर कर दी जाएगी रिटेन रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। और इस केस में जो रजिस्ट्रेशन, in case of registration being in different LTU या RTO, the commissioner having jurisdiction over the cancelled registration shall ensure that the tax area files are transferred to the LTU या RTO having jurisdiction over the retained registration। सर यहाँ पर जो रिकॉर्ड आपका मौजूद था अबू बकर कैंपस में, यहाँ की मैनेजमेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो सारा रिकॉर्ड भी अबू बकर कैंपस से निकाल के शेरशाह कैंपस में भिजवा देगी। यस और नो? बिल्कुल इसी तरह आप मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो गए तो मुल्तान के आरटीओ में जो कमिश्नर था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स एरिया की जो फाइल थी मुल्तान से सारी उठा के कहाँ शिफ्ट कर दे। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन थी अगर तो क्या कर दे, वहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी, मुल्तान से जहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है वहां से सारा रिकॉर्ड उठा के लाहौर में शिफ्ट कर दे जहां की रजिस्ट्रेशन रिटेन हुई हुई। सर जी बात समझ में आ रही है? यस और नो? एक बंदे की रजिस्ट्रेशन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको यहाँ पर तीन तो बातें बताई सारी चार। बात नंबर 1, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन रखने की इजाजत नहीं। बात नंबर 2, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मुख्तलिफ जगहों पर तो फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकती है। बात नंबर 3, अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होगी तो बाकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे, बस एक रजिस्ट्रेशन रहने देंगे।
जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी जहां से, वहां के आरटीओ से सारा रिकॉर्ड शिफ्ट कर दिया जाएगा यस उस आरटीओ के पास जहां पर रजिस्ट्रेशन रिटेन की जाएगी। फिर उसके बाद आप दो वो टैक्स लायबिलिटी के बारे से भी उसने यही बात की, और जिम्मेदारी उस कमिश्नर की होगी, उस आरटीओ के कमिश्नर की जहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है कि वो सारी टैक्स एरिया की फाइल ट्रांसफर कर दे उस आरटीओ में जहां पर रजिस्ट्रेशन रिटेन की गई है। सर ये कैंसिलेशन वाली बात थी। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर ये वाला मामला तो ज्यादा आसान है। एक बच्चे ने यहाँ पर एनरोलमेंट कराई थी, उसको टाइम क्लैश आ गया, उसने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कहाँ करा दी, ट्रांसफर करने को कह दिया कि जनाब मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ शीर्षा कैंपस में और मुझे 12:45 से 1:45 का टाइम। कोई बंदा ऐसा चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर अब एप्लीकेशन देगा कि मुझे उधर शिफ्ट कर दे, वहां पर वो उसको ट्रांसफर कर देंगे, वो फिर वहां क्लास ले सकते। जब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से सारा रिकॉर्ड उसका उस बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो भी कहाँ भेज दिया जाएगा, दूसरे कैंपस में भेज दिया। दूसरे कैंपस में जाते साथ ही दूसरे कैंपस के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने लग जाएंगे। एक लड़का शॉर्ट पहन के उस कैंपस में आ गया तो वो कैंपस वाले तो उसे अंदर भी नहीं घुसने देंगे, वो कहेगा मैं तो अबूबकर कैंपस में रोज ही सीखने जाता है। वो कहेंगे भाई वहां तो आप जैसे भी दिल चाहे जाए, यहाँ के कुछ असूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो उस कैंपस में जब आप ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो कैंपस अपनी ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी आप एक्सरसाइज करेगा ऐसे जैसे आप हमेशा उसी कैंपस। सर जी मेरी बात समझ आ गई। ये ट्रांसफर की स्टोरी है। सरेंडर वाली फिर भी ट्रिकी है, ट्रांसफर वाली तो बातें बिल्कुल आसान है। सर अब बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ वन एलटीयू या आरटीयू, बोर्ड कर सकता है ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन को। और अगर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस a registered person intends to shift his business activity from jurisdiction of one LTU या RTO to another, एक LTU या सर LTU क्या है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, LTU लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। भैया जब मैं लिख रहा था साथ साथ बोल भी रहा था, बोलते हुए नोट कर लीजिए, बाद में लिखा हुआ तो शायद मुझे खुद भी ना पढ़ा जाए। अच्छा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन शिफ्ट होना चाहता है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को शिफ्ट करना चाहता है एक एलटीयू या आरटीयू से दूसरे पर, तो he has any other valid reason for such transfer, he shall apply to the board for transfer of his registration. All the records and responsibilities relating to such registered person shall be transferred to the LTU या RTO in whose jurisdiction the registration has been so transferred. Sir, जितने भी records और responsibilities हैं relating to such registered person shall be transferred to the LTU या RTO in whose jurisdiction the registration has been so transferred. All the record and responsibility relating to such shall be, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। अगली बात, LTU या RTO in whose jurisdiction the registration is transferred shall exercise the jurisdiction over such person in a manner as if it always had such jurisdiction. वो उस पर ऐसे jurisdiction authority exercise करेगा जैसे हमेशा से उसके अंडर ही था। सर अगर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई है
the board shall issue intimation letter to the registered person. सर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन होने पर बोर्ड इंटीमेशन लेटर रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करेगा along with a copy to concerned LTU या सर जी ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी ट्रांसफर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के बाद से या ट्रांसफर के बाद से असल में जो बात आज का असल एरिया था वो तो यहाँ से शुरू होना था और वो था डी रजिस्ट्रेशन वाला डी रजिस्ट्रेशन द बोर्ड और एनी ऑफिसर कोई बोर्ड या कोई भी ऑफिसर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को डी रजिस्टर कर सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि इसे रजिस्टर्ड रहने की जरूरत नहीं। आपको मैं खुद भी बता चुका हूं कि जिसकी एग्जाम सप्लाई होती है उसको रजिस्टर्ड रहने की जरूरत है। एक बंदा जिसकी टैक्सेबल सप्लाई थी वो सप्लाई ही एग्जाम्प्ट हो गई है, अब अगर उसकी सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो उसे मजीद रजिस्टर रहने की जरूरत नहीं। एक बंदा जिसने कारोबार ही बंद कर दिया उन्हें रजिस्टर रह के क्या करना, उसका तो रजिस्टर रहने का कोई फायदा नहीं है। दो बिजनेस थे, एक मेट्रो था एक मैक्रो था, मैक्रो खत्म हो गया मेट्रो एक ही रह गया। सर ये क्या है, सर ये मर्जर हो गया है। इस केस में भी मैक्रो को अब रजिस्टर्ड रहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब सारा बिजनेस है वो मेट्रो में हो रहा। तो भाई ये डी रजिस्ट्रेशन किन किन केसेस में होती है, ये 5 केसेस याद कीजिएगा। जब कोई बंदा कारोबार बंद कर दे, जब किसी की सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो जाए, जब कोई बंदा कारोबार बेच दे, जब मर्जर हो जाए और 6 कंसेक्यूटिव महीने से आप रिटर्न जमा नहीं करा रहे तो भी आपको डी रजिस्टर कर दिया जाए। कैसे डी रजिस्टर किया जाएगा, हर वो बंदा जिसका बिजनेस खत्म हो गया है, जिसकी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो गई हैं, जो नहीं रजिस्टर्ड रहना चाहता वो कमिश्नर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि बड़े भाई मुझे डी रजिस्टर कर दे और एक ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन इशू कर दे, मैं अब मजीद रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहता। तो कमिश्नर फौरन सोचेगा ये जो मुझे कह रहा है कि मैंने डी रजिस्टर होना है, इसमें कोई ना कोई पैसे देने होंगे और वो क्या करेगा, वो उससे कहेगा जनाब जितने पैसे बकाया जाते हैं वो जमा कराओ, हम आपको डी रजिस्टर कर देते। तो जनाब कमिश्नर जो है वो बकाया जात जो है वो उससे मांगे ऑर्डर, वो जो एप्लीकेशन दी है उसने डी रजिस्ट्रेशन की उसके 90 दिन के अंदर अंदर या जब वो अपने ड्यूज क्लियर कर देता है टैक्स पेयर विच एवर इज लेटर, जो बाद में है उस दिन उसको क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसे कहेंगे ठीक है भाई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब पता चल जाता है कमिश्नर को कि ये बंदा जा रहा है तो कहता है ये निकलने लगा है बाहर से, एक बार इसको निचोड़ लो, तो वो उसको ऑडिट खोल देते हैं। वो कहते हैं भाई आप किधर जा रहे हैं, बात तो सुन ले, आपकी तो बड़ी डिटेल में चेकिंग होनी, आपके तो सारे रिकॉर्ड की स्क्रूटनी होनी है। तो जनाब वो क्या करेंगे, वो डिटेल्ड स्क्रूटनी शुरू कर देते हैं और सारी स्क्रूटनी करने के बाद फाइनली वो एक फाइनल रिटर्न बनती है कि आपने इतने इतने पैसे जमा कराने हैं, ये पैसे जमा करवा दें। जब वो बंदा वो वाले पैसे जमा करा देता है फिर जाके कहीं से डी रजिस्टर करते हैं। सर जी देखिएगा, कोई भी बंदा कमीशन को अप्लाई करेगा तो उसे डी रजिस्टर कर दिया जाए या उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, 90 days of such application or date after the dues outstanding are cleared, वो उसको डी रजिस्टर कर देगा, वो उसको डी रजिस्टर कर देगा। द कमिश्नर
जी 1 मिनट वेट कीजिएगा ऑनलाइन वालों। इतने अलग सवाल डिफाइन एक टैक्सेबल एक्टिविटी, 2 कॉटेज इंडस्ट्री, तीसरा थर्ड की ये कर इसको निकाल दो। इसकी जगह बोल ये चला ठीक है मतलब क्वेश्चन 60 रहने दो। क्वेश्चन 5 हो जाएंगे। पहले सवाल के ये 3 पार्ट ठीक हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ठीक हो ले जनाब। हम कहाँ पे थे? अच्छा ऑडिट पर वो 90 दिन विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन या जब ड्यूज क्लियर हो जाए, इन दोनों में से जो काम बाद में होगा उस पर वो डी रजिस्टर कर देगा। कमिश्नर ऑडिट प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने पर जो के डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के जवाब में शुरू किया गया था वो कंप्लीट कर देगा प्रोसीडिंग को और इंक्वायरी को 90 डेज। नॉर्मली उससे भी कहा जाता है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दो, इस प्रोसीडिंग को ना, ऑडिट की प्रोसीडिंग को, और डायरेक्ट कर देगा एप्लीकेंट को कि इतने पैसे जमा कराओ, ताकि इतने पैसे जमा कराओ, आउटस्टैंडिंग तुम्हारी लायबिलिटी इतनी है, जो हमने फाइनल रिटर्न के जरिए नतीजा निकाला। फाइनल रिटर्न आखिरी रिटर्न होती है और ये जो है वो जब बंदा जा रहा होता है उस वक्त एक रिटर्न फाइल की जाती है, या ऑडिट के दौरान इसको देखकर एक फाइनल रिटर्न बनाई जाती है। The person applying for deregistration shall not be deregistered unless he provides the record for the purpose of auditor inquiry. सर पर्सन अगर डीरजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो तो वो डीरजिस्टर्ड नहीं होगा अनलेस ही प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट इंक्वायरी, जब तक वो ऑडिट इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड प्रोवाइड ना करे। अगर कोई बंदा 6 कंसेक्टिव महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता तो उस बंदे को भी डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। कमिश्नर पहले नोटिस देगा और आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। The obligation and liabilities before deregistration shall not be affected because of cancellation of registration. Obligation and liabilities before deregistration shall not be affected because of cancellation of registration. क्यों? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के केस में इसने कुछ लिखा नहीं हुआ, इस बार में वो साइलेंट है। सवाल ये कि वो उसका बिजनेस सीज हो रहा है ना, उसके हवाले से जितनी उसके पास चीजें होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। बिल्कुल एक डिफरेंट बहस है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। The obligation and liabilities before deregistration shall not be affected because of the cancellation of, जितने पैसे आपको अदा करने थे उतने आप अदा करेंगे ही। आपकी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की वजह से आपकी ऑब्लिगेशन लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर सस्पेंशन क्या होता है? आपके मुल्क के एक सेनेटर था या कोई सीनियर ऑफिसर था, उसने किसी खातून की वीडियो राह चलते की बना ली, वो वीडियो वायरल हो गई, उस पर केस हो गया। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड का मतलब होता है कि यार इसकी अथॉरिटी और इसकी सीट इससे वापस ले ली। सस्पेंशन के बाद इंक्वायरी होती है।
इंक्वायरी के बाद देखा जाए क्या ये बंदा जेन्युइनली कसूरवार था। अगर वो कसूरवार हो तो फिर उसको फारिग कर देते, निकाल देते, और अगर वो कसूरवार ना हो तो फिर उसको क्या कर देते हैं, बहाल कर देते। सर जी मेरी बात समझ आ रही? शोएब अख्तर पे कोई एलिगेशन था कि ये मिसाल के तौर पे डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखता, ठीक है, रात भाई कहीं घूमने गया तो बहुत लेट आया, सुबह मैच में इसकी आंख नहीं खुली, ठीक है, अब इस केस में इसको सबसे पहले कर दिया सस्पेंड। अब जब इसको सस्पेंड किया फिर देखा कि क्या वाकई तहकीक की गई, क्या ये इस पर झूठा इल्जाम है या सच्ची बात है। अगर तो हो गया वाकई ये सच्ची बात की गई है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, फाइन किया जाएगा और सजा दी जाएगी, इवन डिसमिस भी किया जा सकता है। और अगर झूठी बात है तो फिर क्या कर देंगे, वापस ओहदे पर बहाल कर देंगे। इसी तरह बहुत से केसेस आते हैं। सस्पेंशन असल में दरमियान वाली स्टेट होती है जिसके बाद, अब ये दो एग्जांपल मैंने शोएब अख्तर वाली और वो सेनेटर वाली दे दी, काफी करंट सिनेरियो में। वो रेड कलर का वो भाई इमोशनल रहना हुआ था तो वो ये वीडियो बनाए थे, अगर आपने किसी ने वो वीडियो देखी है तो। अच्छा, वो काफी नहीं, वो नाम मुझे भी नहीं पता उसका, लेकिन वो काफी सीनियर था, वो 21वें 22वें ग्रेड का ऑफिसर था वो। तो उसने वो वीडियो बनाया तो एक खातून ने उसकी वीडियो बनाते हुए की वीडियो बना दी, कहा कि ये क्या हो रहा है। वो बंदा फंस गया, उसने उसका चेहरा आने लगा तो वो भागने लग गया। वो जब भागा तो उसकी वो सारी करते हुए की वीडियो जो है वो वायरल हो गई। अब उससे ये हुआ कि जैसे ही ये वायरल होती है तो गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है। आपको पता है बहुत सीरियसली हर एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है आपकी, फेसबुक की और यूट्यूब की एक एक चीज मॉनिटर हो रही है। और वो उसमें जैसे ही ये चीज ऐसे सोशल मीडिया पर आती है तो फौरन सबसे पहले उसने कहा अच्छा इस बंदे को तो वो करे ना, चूंकि इस बंदे की मौजूदगी इस वक्त उस इदारे में उस इदारे की बदनामी का बायस, तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर, फिर तहकीकात करते हैं। तहकीकात में जब पता चल जाता है कि वाकई से ये किया था तो फिर उसके मुताबिक उसे सजा दी, ठीक है, ऑफेंस जितना होगा उतनी। अच्छा जनाब ये सारा सिनेरियो आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सर अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है, अब मैंने स्टोरी सुना दी है, वापस आ रहा हूं टैक्स के ऊपर। अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि टैक्स पेयर ने टैक्स फ्रॉड किया, टैक्स पेयर ने टैक्स इवेजन की है, टैक्स पेयर ने फेक इनवॉइसेस इशू की हैं, तो क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन में बी सस्पेंडेड। ऐसे बंदे की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा। सस्पेंड का मतलब होता है आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, विदाउट प्रायर नोटिस। कोई नोटिस, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं है, सीधा ही मुअत्तल। सर वीडियो जो आ गई है अब उससे एक्सप्लेनेशन बाद में लेंगे, पहले उसको मुअत्तल तो करें ना। बिल्कुल इसी तरह टैक्स वालों ने, कमिश्नर ने जाली इनवॉइसेस अपनी आंखों से देखनी है तो पहले उसको मुअत्तल करेगा ना कि यार ये वाला काम तो खत्म करेगी जो 2 नंबर इनवॉइसेस बनाता है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, where the commission is satisfied that the registered person has issued fake invoices, evaded tax or committed tax fraud, a registration of such person may be suspended by the commissioner without prior notice. The basis for such satisfaction includes the following: non-availability of the registered person at the given address, refusal to allow access to business premises or refusal to furnish record to any unauthorized officer. सर किस वजह से कमिश्नर सस्पेंड कर देगा, कौन सी चीजें? पहला, वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है रजिस्टर्ड एड्रेस पे। दूसरा,
उसने टैक्स वालों को अंदर ही नहीं आने दिया, बाहर दरवाजे पे गार्ड ने जो है वो कहा कि जी आप अंदर नहीं जा सकते, या रिकॉर्ड देने से मना कर दिए, चाय पिला के कहा कि बस अब आप चले जाएं, चाय पिला दी ना, बस इतने काफी, रिकॉर्ड हमने आपको प्रोवाइड नहीं करना। सर आपकी एक नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, पिछले साल 3 करोड़ की परचेज थी, 10 लाख की सेल थी, इस साल 2 करोड़ की परचेज है, 8 लाख की सेल है। यार परचेज करते जा रहे हो, सेल नहीं कर रहे, इनपुट क्लेम करते जा रहे हो, आउटपुट चार्ज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो सर? इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है, एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, एक्सेसिव एडजस्टमेंट ले रहे हैं, हर वक्त का कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यूस है, और अचानक ही क्या होता है, टर्नओवर इंक्रीज होता है। सर सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम द ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन, सस्पेंडेड पर्सन से परचेज करने वाले को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंडेड पर्सन से परचेज करने वाले को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। सर सुनिएगा, एक बंदा मिस्टर ए 100 रुपए की इसने सेल की और 17 रुपए इसने आउटपुट टैक्स चार्ज किया। मिस्टर बी इसने 200 रुपए की सेल की और इसने इनपुट क्लेम किया 17 रुपए के हिसाब से, उसका पेबल बनता था 34। सर बात ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर बी ने 17 रुपए का इनपुट टैक्स क्लेम किया जो परचेज उसने मिस्टर ए से की थी। अगर मिस्टर ए को सस्पेंड कर दिया गया तो इससे क्या होगा? अगर मिस्टर ए को सस्पेंड कर दिया गया तो पॉइंट नंबर 1 आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 2 इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा, पॉइंट नंबर 3 इसकी इनवॉइसेस पर कोई और बंदा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। मिस्टर ए को अगर सस्पेंड कर दिया गया, ना वो आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकेगा, ना वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेगा, और तीसरे नंबर पर मिस्टर ए की इशू की हुई इनवॉइसेस पर, मिस्टर ए की इशू की हुई इनवॉइसेस पर कोई दूसरा बंदा मिस्टर बी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। सर अगर ये सस्पेंड हो गया है तो मिस्टर बी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा और इसको पूरे 34 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये नुकसान है सस्पेंड होने का। अब दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझिएगा, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने कि मिस्टर ए को नुकसान होना चाहिए, मिस्टर बी को क्यों नुकसान होना? मिस्टर बी ने गलत बंदे से क्यों चीज खरीदी, इसलिए मिस्टर बी को नुकसान। इसका मतलब है कि ये बेसिकली सजा है। एक तो मिस्टर ए को कौन, फिर तो मिस्टर ए से कोई भी चीज नहीं ना खरीदेगा, वो भी तो यही चाहते हैं कि मिस्टर ए को ऐसी सजा मिले कि उससे कोई बंदा चीज ही ना खरीदे, वो तड़पने लगे, तभी तो उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सर समझ मुझे जो 34 रुपए खुद पे करने पड़ेंगे, 17 रुपए अपनी जेब से पे करने, मैं ऐसे बंदे की कभी शक्ल नहीं देखूंगा, मुझे क्या जरूरत है ऐसी चीजें खरीदने की? लॉजिकल बात है ना। यस, इसीलिए लोग उससे चीजें खरीदे जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी उससे चीजें खरीदेंगे ताकि कल को प्रॉब्लम ना। ठीक है, आप अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको 2 बातें और मैंने पढ़ानी आगे आ रही है, लेकिन मैं इसी एग्जांपल के साथ उन्हें मर्ज करने लगा। सर आप गौर करना, मिस्टर ए सस्पेंड था, मिस्टर बी तो शरीफ आदमी था, लेकिन मिस्टर बी सारी चीजें किस बंदे से खरीदी जा रहा है, सस्पेंडेड बंदे से खरीदी जा रहा है, तो मिस्टर बी को भी सस्पेंड कर दिया जाए। जिस टाइम खरीदा उस वक्त सस्पेंडेड नहीं था, लेकिन जिस टाइम पे आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया तो उस वक्त सस्पेंडेड था।
तब भी वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। बात यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो उस वक्त जब आपने क्लेम कर लिया उसके बाद आया फिर तो मसला ही नहीं। अच्छा, मैं यही दूसरी बात मैंने यही करनी थी। पहली बात तो ये करनी थी कि इसने नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन। सर सुनना, एक ये जुरिस्डिक्शन है इसका नाम है बी, एक ये जुरिस्डिक्शन है इसका नाम है ए, इसका कमिश्नर और है, इसका कमिश्नर और है। अच्छा, बी की जुरिस्डिक्शन वाले कमिश्नर ने चीफ कमिश्नर को कहा कि मिस्टर बी सारी चीजें आपकी जुरिस्डिक्शन वाले मिस्टर जो कि सस्पेंडेड पर्सन है उससे खरीदी जा रहा है। मिस्टर बी को भी क्या करना चाहिए? सस्पेंड। जी मेरी बात समझ आ रही है? तो टेक्निकली मिस्टर ए जो है इस जुरिस्डिक्शन, इस ए वाली जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर जो है वो चीफ कमिश्नर को कहेगा, चीफ कमिश्नर को कहेगा कौन से जोन के? बी के चीफ कमिश्नर को कहेगा कि मिस्टर बी जो आपके इलाके का बंदा है वो सारी परचेज मिस्टर ए से कर रहा है जो क्या है? सस्पेंडेड है। जरा मिस्टर बी को भी क्या कर दे? सस्पेंड कर दे। तो कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे, दूसरी जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर भी, मैं दोबारा बता, दूसरी जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर भी जो है ना किसी भी बंदे को सस्पेंड किया जा सकता है। फिर देखिए, मिस्टर ए जो है वो चीजें बेच रहा है, खरीद कौन रहा है? मिस्टर बी खरीद रहा है। मिस्टर ए सस्पेंड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मिस्टर ए के इलाका जो है वो जुरिस्डिक्शन है वो ए बनता है और उसका कमिश्नर चीफ कमिश्नर को कहेगा किस, ये जो चीफ कमिश्नर है ये कौन सा चीफ कमिश्नर है? ये बी के जोन का, बी के इलाके का चीफ कमिश्नर है। उसको कहेगा कि आप मिस्टर बी को सस्पेंड कर दो क्योंकि ये सारी चीजें मिस्टर ए से खरीद रहा है जो ऑलरेडी सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्ट। यस और नो? ये पॉइंट है। अभी नीचे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा है, तब भी पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस पे नहीं है, उसने अंदर नहीं आने दिया है, नॉर्मल प्रोफाइल है, सब्सटेंशियल परचेज ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से कर रहे हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, दूसरे कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर और कोई भी रीजन जो कमिश्नर के उस पर, इन सारी चीजों की वजह से कर सकता है उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। ऑर्डर, द रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल इंक्लूड द रीजन, बाकायदा रीजन बताएगा कि इसको क्यों सस्पेंड किया, एंड द ऑर्डर शैल बी एंडोर्स्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंसर्न्ड, और ये वाला ऑर्डर बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन को भी भेज दिया जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन कंसर्न ऑल अदर कंसर्न डिपार्टमेंट, और बाकी कंसर्न्ड रजिस्टर्ड पर्सन को भी भेज दिया जाएगा और एफपीआर के सारे डिपार्टमेंट में भी भेज दिया जाएगा। सर इसकी लॉजिक ये है, एक बंदा जिसको सस्पेंड किया ना, सबको बता दो कि सस्पेंड कर दिया है, इसकी इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। अगर कोई बंदा पिछले 6 माह से मुसलसल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उसे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी तो सर आपने पढ़ाई कि अगर कोई बंदा पिछले 6 माह से कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो वो डीरजिस्टर होगा, और अब आप कह रहे हैं वो सस्पेंड होगा। सर दोनों में फर्क है। अगर उसका टैक्स जमा करवाना बनता नहीं था, उसका आउटपुट टैक्स भी नहीं था, उसका इनपुट टैक्स भी नहीं था, तो फिर उसको डीरजिस्टर करेंगे। अगर उसका टैक्स जमा करवाना बनता था,
उसका आउटपुट टैक्स भी था, उसका इनपुट टैक्स भी था, वो रिटर्न नहीं जमा कराया, तो फिर उसको क्या करेंगे? A registered person who does not file sales tax return for 6 consecutive months shall be caused to be suspended without any notice. सर ये वो वाली बात है जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, जरा आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई बायर और सप्लायर सस्पेंडेड पर्सन का जो कि किसी एलटीओ या आरटीओ से ताल्लुक रखता है, और ये बायर और सप्लायर जो है, ये बायर और सप्लायर जो है, सस्पेंडेड पर्सन का जो बायर और सप्लायर होता है, तो इसको भी सस्पेंड करने की जरूरत होती है। और इसके लिए कमिश्नर क्या करता है? चीफ कमिश्नर को इंटीमेट कर देता है ऑफ द कंसर्न एलटीओ या आरटीओ, जिसके इलाके में ये बायर और सप्लायर फॉल करता है, उसे कह देते हैं, उसे कंप्लीट फैक्ट्स बताता है, उसे कहता है कि इन बायर और सप्लायर को भी क्या कर दे? सस्पेंड कर दे या ब्लैक लिस्ट कर दे। द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच these buyers or suppliers are to be suspended to initiate proceeding for suspension or blacklisting of the buyer or supplier. जब कोई बायर और सप्लायर सस्पेंडेड पर्सन से चीजें खरीदेगा या सस्पेंडेड पर्सन का बायर और सप्लायर होगा, तो उस बंदे को भी क्या करना चाहिए? सस्पेंड करना चाहिए। ये बात, ये आवाज कौन उठाएगा? कमिश्नर उठाएगा। और वो किसको कहेगा? चीफ कमिश्नर को कहेगा। कौन से चीफ कमिश्नर को? वो बायर और सप्लायर जिस इलाके में है, उस इलाके के चीफ कमिश्नर को कहेगा कि जनाब आपका ये फलां बायर और सप्लायर आपके इलाके में है, इनको सस्पेंड करने की जरूरत है, चूंकि ये सस्पेंडेड बंदे से चीजें खरीदते जा रहे हैं। और वो ये बात कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को ये बात इन राइटिंग कहेगा और सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेगा। सर सस्पेंड करने से होता क्या है? अगर कोई बंदा सस्पेंड कर दिया जाए तो ना वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है, ना आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकता है, ना उसकी इश्यू हुई इनवॉइसेस पर कोई दूसरा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। यहाँ पर इसने यही वाली मेन बात लिखी है, नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शैल बी इनएडमिसिबल, शैल बी एडमिसिबल। कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट एडमिसिबल नहीं होगी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को उस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड के दौरान वो क्या था? सस्पेंडेड था। सर अगर उसने जब परचेज की थी, सर यही बात आपने भी पूछी होगी और बच्चों ने भी, अगर उस बंदे ने परचेज की थी तब वो बंदा शरीक था, सस्पेंडेड नहीं था। लेकिन जब हमने उसको क्लेम करने लगे इनपुट टैक्स, तब वो सस्पेंडेड हो चुका था। सर टैक्स वाले कहते हैं सस्पेंडेड है ना, इनपुट टैक्स नहीं है। बस कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं। अगर सस्पेंडेड है तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। इनवॉइस पुरानी थी, नई थी, अच्छी थी, गंदी थी, फर्क नहीं पड़ता। आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया, वो बंदा सस्पेंडेड है, बस इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। 3-4 बार पास पेपर में ये सवाल आया है, और वो सवाल यही था कि जी वो बंदा पुराना, वो उसकी सस्पेंशन ऑर्डर से पहले की इनवॉइस है, इस पे तो इनपुट टैक्स क्लेम करने दो। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ये बंदा ही ठीक नहीं है, इसकी इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करने देना। नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शैल बी अलाउड ऑन द इनवॉइसेस issued by such suspended person whether issued prior to or after the suspension during, चाहे वो सस्पेंशन ऑर्डर से पहले की क्यों नहीं इशू हुई थी, सस्पेंशन के दौरान उस बंदे की इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। सर बस यही बात करने ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन दे दिया, इसके 7 दिन के अंदर कमिश्नर उस बंदे को नोटिस देगा और उसे कहेगा शो कॉज, वजह बताओ कि तुमने ये हरकत की क्यों। विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन क्या आ जाएगी? शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा कमिश्नर की जानिब से उस बंदे को, और कमिश्नर और उस बंदे के पास 15 दिन होंगे कि वो अपनी सफाई पेश करे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी उसके बाद 15 डेज के लिए
लेकिन अगर उसने उस 15 दिनों में कुछ नहीं कहा, खामोश रहा, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या उसने कोई रिकॉर्ड नहीं, ही हैज नॉट प्रोवाइडेड द रिकॉर्ड, रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक्सेस रिकॉर्ड को प्रोवाइड नहीं की, प्रेमिसेस में आने नहीं दिया, या कोई भी रीजन है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस, उसके 15 दिन के अंदर जवाब देना है। अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट। सर वो जो सस्पेंशन, ये सस्पेंशन की गेम समझ आई आपको, 7 दिनों की, यानी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर तो आपको शो कॉज नोटिस है। सर सस्पेंशन की गेम 7 दिनों की है, 7 दिनों बाद या ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो यहाँ आप वापस एक अच्छे बच्चे बन जाएंगे। सर अगर 7 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर नोटिस नहीं दिया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया, तो सस्पेंशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। In case of non-availability of the suspended person at the given address, the notice may be affixed on the main notice board of the LTU या RTU। अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं था तो जनाब मेन ऑफिस में, LTU या RTU के मेन ऑफिस में चिपका दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा कि ये बंदा ब्लैक लिस्ट हो गया है। ये सस्पेंशन ऑर्डर का नोटिस जो था ब्लैक लिस्ट। ऑन रिसीट ऑफ द रिप्लाई ऑफ नोटिस, अगर ये 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब आ गया है और आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उस रजिस्टर्ड पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे दी गई है और कमीशन मुतमईन हो गया कि यार इस बंदे का तो कोई कसूर नहीं है, तो जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन था वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ब्लैक लिस्टिंग की अक्सर बात तो हम कर चुके, सिर्फ आखिरी 3 मिनट है, ये बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी टॉपिक। ब्लैक लिस्टिंग की अक्सर बात तो हम कर चुके हैं कि भाई उसने सस्पेंड किया, 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर जवाब मौसूल हुए तो ठीक है, वरना क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट। शो कॉज नोटिस के 90 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग दे देते हैं। 15 दिन के अंदर जवाब देना था ना, अच्छा 15 दिन के अंदर जवाब मौसूल नहीं हुआ तो उसके, यानी जब आपको शो कॉज नोटिस दिया उसके 90 दिन के अंदर आपको ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर देना होता है। ब्लैक लिस्ट अगर ऑफेंस कंफर्म हो जाए तो फिर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर देते हैं और उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग में रीजन लिखा होता है कि आपको क्यों ब्लैक लिस्ट किया और कितने अरसे तक, द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड और इनपुट टैक्स क्लेम जो है by the person or buyer on the invoices issued by him for the date of registration shall be inadmissible, कि ये inadmissible रहेंगे, जो इनवॉइसेस हैं उस पर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा और कितनी पेनल्टी है जो आपने पे करनी है ये ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग पर लिखा होगा। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग 90 दिन के अंदर इशू कर दिया जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था सर, जब आपने शो कॉज नोटिस दिया है उसके 90 दिन के अंदर इश्यूएंस ऑफ नोटिस ऑफ हियरिंग, अदरवाइज नोटिस विल बी गिवन। अगर 90 दिन के अंदर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर नहीं आया तो ये नोटिस क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और कॉपीज ऑफ द ऑर्डर शैल बी एंडोर्स्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी कॉपीज कराएंगे आप, 104 में इसके बाद टेस्ट है, वहां जाके टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। ऑनलाइन वालों को प्लीज शेयर कर दीजिए, ऑनलाइन वालों के लिए टेस्ट शेयर हो जाएगा भी अभी। कॉपीज ऑफ द ऑर्डर शैल बी एंडोर्स्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन एंड सर्कुलेटेड टू ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट। सर ऑर्डर की कॉपी जो है वो एंडोर्स कर दी जाएगी सर। अब ये ब्लैक लिस्ट करती है ना, अगला स्टेप है इसको फैलाओ ज्यादा से ज्यादा ताकि कोई बंदा उस बंदे से दोबारा धोखा ना खाए। वो कहता है ये ऑर्डर जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है इसको रजिस्टर्ड पर्सन को भी भेजो, सारे डिपार्टमेंट्स को भी भेजो, LTO और RTO को भी सर्कुलेट करो, ऑल सच लिस्ट टू देयर रिफंड सेक्शन, ऑडिट सेक्शन, सारे सेक्शन में भेजा जाएगा और
जितने एलटीओ आरटीओ है ये इसे फर्दर भी सर्कुलेट करेंगे इसी ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर को, और इसकी इनवॉइसेस की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द इनवॉइसेस जो ब्लैक लिस्टेड पर्सन ने इशू की है उसको भी सर्कुलेट करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई बंदा गलती से ब्लैक लिस्टेड पर्सन की इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स अलाउ कर दे, उस पर इनपुट टैक्स एडमिसिबल नहीं होता। और फिर जो ऑफिसर जो होते हैं जिसके पास ये लिस्ट आएगी वो शो को नोटिस दे देंगे, वजह बता देंगे उस बंदे को जिसके पास ये वाली लिस्ट आएगी, वो टैक्स पेयर को शो कॉज नोटिस के जरिए वजह बताएंगे कि आपको आपका जो इनपुट टैक्स है वो रिजेक्ट क्यों किया गया या आपको क्लेम क्यों नहीं किया गया, और फर्दर प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी, कानून के मुताबिक की जाएगी सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर के तहत। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर यानी खुद बोलकर आप जो है वो ऑर्डर कर सकेंगे, और मतलब जो मजीद कार्रवाई है ये इस तरह होती है, ये फिर आगे कानूनी टर्म्स है, हमारा उससे स्कोप नहीं है, बस इसने इतना बता दिया कि सब लोगों को मुतला कर देना है, सब लोगों को बता देना है, जो बंदा इनवॉइस लेके आएगा उसको बाकायदा बताया जाएगा कि ये बंदा ब्लैक लिस्ट है, इसमें से आपको इनपुट क्लेम नहीं किया जा रहा या रिफंड नहीं दिया जा रहा, और मजीद प्रोसीडिंग जो है वो लॉ के मुताबिक की जाएगी सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर के तहत। सर चैप्टर नंबर 17 में इतना ही था, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग टेस्ट जरूर परफॉर्म कीजिए, बस कर दिया जनाब, टेस्ट जरूर परफॉर्म कीजिए, आज के लिए इतना ही था, थैंक